पीएम मोदी का कल शाहजहांपुर दौरा। 36,200 करोड़ की लागत से बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी। वाराणसी में भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से लिया हिस्सा। 200 महानगरों के मेयर हुए शामिल। लखनऊ निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त महारैली। सीएम योगी और अमित शाह ने भरी हुंकार। विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की अस्थियां कासगंज में की गई विसर्जित। तीर्थ नगरी सोरो की हरी पौड़ी में बच्चों ने विसर्जित की अस्थियां। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे पृथ्वी सिंह चौहान। वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री साथ ही जिले में बनने वाली हवाई पट्टी का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला देश का यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इसकी लागत 36,200 करोड़ रहने वाली है और 36,200 करोड़ की लागत से इससे बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी की आधारशिला कल प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रोजा के रेलवे मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी की इस जनसभा में लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी तमाम लोग मोदी की रैली में शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन हो जाएगा। इस पर हवाई पट्टी के अलावा हेलीकॉप्टर उतरने के भी इंतजाम किए गए हैं। ठीक उस तरीके से जैसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी बनाने की जो कोशिश है एक्सप्रेसवे के आसपास वो लगातार तेज है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास में भी ठीक इसी तरीके से एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे बनाया गया था, हवाई पट्टी बनाई गई थी और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर भी ये जो हवाई पट्टी है वो बनाई जानी है। 600 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे रहेगा जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को होगा, पूर्वांचल पश्चिमांचल के लोगों को होगा। और इसके अलावा ये जो प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है इसका जो 600 किलोमीटर लंबा ये रहने वाला है, इसमें बहुत कम समय में लोग उत्तर प्रदेश में पहुंच सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना हो या फिर उत्तर प्रदेश से अन्य जगह पश्चिम और पूर्वांचल को जोड़ने का सबसे बेहतर विकल्प ये बनने वाला है। इस पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और इसके साथ ही मेरठ से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी होगा। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद, ये बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे रहेगा, मेरठ से इसकी शुरुआत होगी। पश्चिमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और न सिर्फ पश्चिमांचल लेकिन पूर्वांचल के लिए भी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि पश्चिम का जो रास्ता है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत सीमित हो जाएगा, कम समय में लोग ट्रेवल कर पाएंगे। जानकारी आपके पास से। बिल्कुल सही कहा सांची जी। मैं आपको बता दूं शाहजहांपुर जनपद के 52 किलोमीटर हिस्सा जो कि गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा और ये 12 जनपदों को छूता हुआ निकलेगा। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी ये महत्वपूर्ण बात होगी, खासकर शाहजहांपुर वालों के लिए। ये मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला 594 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है वह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल
शाहजहांपुर के रौजा रेलवे ग्राउंड में रखेंगे। और वहाँ पहुंचेंगे, बरेली पहुंचेंगे। सबसे पहले 11 बजे वो दिल्ली से रवाना होंगे, बरेली पहुंचेंगे, जहाँ से वहाँ हेलीकॉप्टर से रौजा के रेलवे ग्राउंड में पहुंचेंगे। 1 बजे ठीक प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और यहाँ वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जिस विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे उसमें लगभग सभी 5 पड़ोस के जनपदों से पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर आदि जनपदों, बदायूं के जनपदों से भीड़ जुटाने का लक्ष्य सभी मंत्रियों को दिया गया है। और इस खास जनसभा में आपको बता दें साची जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भी पहुंचने की संभावना है और सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश के मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये तीसरा महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था बसपा सरकार के दौरान और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे पूरे देश के लिए इसको माना जा रहा है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से पूर्वांचल में एक हवाई पट्टी बनाई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, उस लिहाज से भी एक्सप्रेसवे बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक रनवे बनाया जाएगा और एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी जो बहुत कारगर साबित रहेगी आने वाले समय के लिए। बिल्कुल सही कहा साची जी। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह जो 52 किलोमीटर का एरिया शाहजहांपुर का इस एक्सप्रेस वे से जुड़ रहा है, वह एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वह एक पूर्व में दस्यू सरगनाओं के कटनी के नाम से कुख्यात क्षेत्र भी रहा है वो। और जो कलाम तहसील है, जलालाबाद क्षेत्र है, वो पूरे इसमें जो गांव जो जुड़ रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। कहीं ना कहीं इससे जनपद को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और हवाई पट्टी अच्छा, एक और बड़ी बात है अरविंद कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, वो भी जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, खासतौर पर एक्सप्रेसवे बनाना, सड़क परियोजना से जुड़ी हुई कोई भी योजना, उसमें सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत शुरुआती दौर में भूमि अधिग्रहण को लेकर आती है। अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई इस चुनौती का जिक्र करें तो कितनी चुनौती अब तक पार पा चुकी है सरकार, इस बारे में जानकारी दीजिए। साथी जी, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर जनपद में जिन ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों का अधिग्रहण होना था उनमें 90% का काम जो है जनपद में पूरा कर लिया गया है। जो 10% का काम बचा हुआ है वो वही किसान रह गए हैं जो कि जिनकी जमीनें हैं और वो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो अधिग्रहण का काम शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा प्रशासन दावा कर रहा है। और इस तरह की कोई भी चुनौती शाहजहांपुर जनपद में किसी भी तरह से इस एक्सप्रेस वे में आने की संभावना नहीं है जी। प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। अच्छा, अगर शाहजहांपुर का प्रधानमंत्री के दौरे का जिक्र करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले काशी पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे पूर्वांचल में, लेकिन पश्चिम में उनका पहुंचना अपने आप में दिलचस्प है। 2022 के चुनाव से पहले भी इस बारे में भी जानकारी दीजिए अरविंद। बिल्कुल सही कहा आपने साथी जी। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये जो इसमें कई शाहजहांपुर जनपद जहां सभा होने वाली है, जो रैली स्थल है रौजा रेलवे ग्राउंड, इससे पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी ग्राउंड पर किसान कल्याण रैली को भी संबोधित कर चुके हैं जी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, इस सभी मंडलों के जो जनपद हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ टच होते हैं जी। और उन जनपदों की जो पॉपुलेशन है वो पूरे सीधे तौर पे इस रैली में जुड़ेगी और यहाँ रैली में पहुंचकर प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा उसको सुनेगी। चलिए, बहुत दिलचस्प रहेगा और कल का दिन बहुत विशेष रहेगा, ना सिर्फ पश्चिमांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमांचल के बीच की जो दूरी है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का और कम हो जाएगा और सिमट जाएगा। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने सहयोगी के जरिए से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में बहुत विशेष रहेगा। इस बीच आगे बढ़ेंगे। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए जवान पृथ्वी सिंह चौहान की अस्थियां कासगंज में विसर्जित की गईं। सोरो की हरी पौड़ी में उनके बच्चों ने अस्थियों को विसर्जित किया। सोरो तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ विंग कमांडर की अस्थियां विसर्जित कराई। आपको बता दें, कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पृथ्वी सिंह चौहान शहीद हुए थे। पृथ्वी सिंह के साथ 13 और लोग शहीद हुए, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हैं।
बागपत जनपद में सीएमओ के स्टेनो द्वारा रिश्वत मांगने और लेने का ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक चिकित्सक से स्टेनो द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। दरअसल बागपत जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्टेनो सुरेश कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में स्टेनो सुरेश कुमार द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की बात साफ साफ सुनाई दे रही है, जबकि वीडियो में बाकायदा स्टेनो सुरेश कुमार रिश्वत लेते कैमरे में कैद भी हुए हैं। स्टेनो द्वारा यह रिश्वत चिकित्सक से मांगी गई थी। वहीं इस बाबत जब सीएमओ से सवाल किया गया तो उन्होंने ऑडियो और वीडियो वायरल होने की बात पर सहमति तो जताई, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि सीएमओ ने 2 डॉक्टर्स की कमेटी गठित कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ऑडियो वीडियो मैंने देखी है, पूरी तरीके से उतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा है कि स्टेनो हमारे जो सुरेश बाबू जी हैं वो किसी आदमी से बात करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ पैसे की बात हो रही है उसमें। ना पैसे उसमें क्लियर नहीं, पैसे की बात जरूर हो रही है कि पैसे की बात हो रही है जो सुनाई दे रहा है उसमें। नहीं, विभागीय हमारी तरफ से 2 चिकित्सकों की कमेटी बना दी है, 3 दिन के अंदर वो इंक्वायरी करके जाँच करके बताएगी। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रंगदारी न देने पर दिन दहाड़े गोली चला दी गई। बदमाशों की ना तो कानून का कोई डर है, ना ही प्रशासन का कोई डर। दरअसल मामला गाजियाबाद के लिंक रोड थाने के महाराजपुर का है, जहां पर साई सर्विस ट्रेन के मालिक राजेश तोमर पर दिन दहाड़े गोली चला दी गई। राजेश तोमर की महाराजपुर गांव में साई क्रेन सर्विस के नाम की एक दुकान है, जहां पर इशरत चौधरी और वकार नाम के 2 आदमी राजेश तोमर से आए दिन रंगदारी मांगते हैं। दोनों आए दिन रंगदारी मांगने के नाम पर परेशान करते हैं, जिसके बारे में राजेश तोमर ने महाराजपुर के निगम पार्षद आरिफ को भी बताया था। आरिफ ने ही दोनों को बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि इशरत चौधरी और वकार ने वहां पहुंचते ही राजेश पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में राजेश चौधरी बाल बचे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं, मैं 7 नंबर में गया, वहाँ काम देखने के लड़के ने बोला काम देखना है। इन्होंने वहाँ पार्षद जी मिले, उनसे बात कर रहा था कि मैं भाई साहब तुमने मेरी कुछ भी नहीं सुनी, कह रहा आप बात करो। वहाँ अचानक गाड़ी एक वैगनार में 2 लड़के आए आते के साथ, जिस पे लिखा हुआ था बीएसपी निगम पार्षद, ठीक है। तो आए, गाड़ी खड़ी करते के साथ ही सीधे आए, मेरे पैरों में गोली मारी। गोली मार के बाद सीधे मेरे सर पे क्या नाम गोली टांग, इसको क्या कहेगा, अरे ये वो उल्टी सीधी बातें बहुत सारी करने लगे सारी। खबरों में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है।
2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच देखिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा पुलिस ने थाना फेज 2 से एक शातिर चोर अरमान आलम उर्फ इम्तियाज अली को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोर बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सोसाइटी में गाड़ियों की चोरी करता था। पुलिस ने चोर के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल, 4 कारतूस, 2 फर्जी नंबर प्लेट, 1 लैपटॉप सहित 5000 की नकदी बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनसीआर क्षेत्र में 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा थाना सूरजपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों को चेकिंग के दौरान धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक तस्कर अवैध रूप से लाई शराब को अलग अलग राज्यों से बेचा करते थे। पिछले काफी दिनों से पुलिस इनकी तलाश भी कर रही थी, जिसको लेकर ही कई बार पुलिस द्वारा नाके भी लगाए गए। हालांकि हर बार ये पुलिस को चकमा दे देते थे, लेकिन अब की बार इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। पुलिस ने तस्करों के पास से 134 शराब की बोतल, 1 चाकू भी बरामद किया। अलीगढ़ के थाना कावरसी क्षेत्र में दिन दहाड़े एक ठेके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार लुटेरे सुबह 10:30 बजे दुकान पर पहुंचे और तमंचे के दम पर दुकान से 47,000 से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। सूचना प्राप्त हुई है कि थाना कावरसी क्षेत्र में एक चौराहे पे स्थित बियर की दुकान में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा कुछ वहां पैसों की लूटपाट की गई है। जो अभी छानबीन की गई है उसमें ये तथ्य आया है कि जो बियर का सेल्समैन है उसके द्वारा ही उस व्यक्ति को अंदर बैठाया गया है, उससे बातचीत की गई है। उसके बाद उसके द्वारा सूचना दी गई कि इसमें उस व्यक्ति द्वारा पैसा छीन लिया गया है। अभी इसमें पुलिस टीम जाँच कर रही है। शीघ्र ही इसमें हम चिन्हित करके खुलासा करेंगे। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 लोगों में शराब के नशे में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मौके पर जीआरपी पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास करते नजर आई, लेकिन शराब के नशे में दोनों लोगों ने जीआरपी जवानों के साथ ही बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद जीआरपी ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों लोग अपने आप को पत्रकार बताकर जीआरपी पर ही रौब झाड़ने लगे, जिसके बाद जीआरपी ने उनके पास मिले प्रेस कार्ड की जांच कराई, जिसमें दोनों लोग फर्जी साबित हुए। जिसके बाद जीआरपी ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और साथ ही दोनों लोगों का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया। ये 2 लड़के थे, सचिन और सौरभ। ये प्रेस लिखे हुए हैं, दोनों शराब के नशे में प्लेटफॉर्म पे झगड़ा कर रहे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 1/2 पे।
प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर जो पोस्ट था सिपाही हमारा था, वो गया तो समझाने का प्रयास किया, तो उनसे भी इन्होंने उलझने का प्रयास किया। उनको काफी देर समझाया, फिर उन्होंने कहा मैं सामना न्यूज चैनल से हूँ। जब जांच करवाई तो न्यूज चैनल से नहीं थे, फर्जी टोटल है ये, और इनकी डॉक्टरी करवाई जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में परिवहन निगम की आधी से ज्यादा बसें वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, एटा और कासगंज रूट पर घंटों बाद अगर कोई बस आ जाए तो उसमें चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं। सीट पाना तो दूर की बात है और कई लोग खड़े खड़े ही सफर करने को तैयार रहते हैं। बता दें कि अलीगढ़ डिपो के पास कुल 115 बसों में का जो संचालन का जिम्मा है, पिछले 3 दिनों में 52 बस ही निकाल पाए हैं। आधी बसों के न चलने का मूल कारण खराब पड़ी बस, स्टाफ की कमी। ऐसे में रूट पर एकदम से बसों की संख्या कम हो गई। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद परवेज खान ने बताया कि ये बात सच है, बसों के संचालन में कुछ दिक्कत है। अगर बात की जाए आगरा और अन्य रूटों पर 20 बसों की, तो ये बढ़ाई गई है। इन्हीं की कर लो वाइट फिर एक। सौ 88 बसें हैं, इसमें 8-9% थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो गई है। लगभग 2 करोड़ का हमने लाभ अर्जित किया है दिवाली के सीजन में। अभी भी देखिए अचानक क्या है कि साल के टाइम में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए लगता है कि भीड़ काफ़ी हो रही है, और हम प्रयास ही कर रहे हैं कि हमने बस के फेरे बढ़ा दिए हैं और बसों को भी हमने ऑन रोड कराया है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में गैर कानूनी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना के बाद जानसठ सीएचसी में तैनात एएनएम राकेश देवी और उसकी बेटी सपना अपना क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गई। इस मामले में परिजनों ने जानसठ कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि गांव काटका की महिला को डिलीवरी के लिए जानसठ सीएचसी में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी डिलीवरी सिजेरियन होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। लेकिन परिजन उसको एएनएम राकेश देवी के यहां से ले गए, जहां उसकी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। अलीगढ़ में खेत पर चारा लेने गई एक महिला के साथ 2 युवकों ने बलात्कार किया। विरोध करने पर महिला का गला रेत दिया। हालांकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शोर शराबे पर खेत के आसपास से पहुंचे लोगों ने एक आरोपी को दबोच लिया, उसकी धुनाई भी की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस वारदात में शामिल एक आरोपी फरार है। थाना पिसावा इलाके के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सूबे दे लखां परिवारां खास करके समाज दे कमजोर वर्गां नूं वड्डी राहत दिंदियां मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम दी शुरुआत की, जिस नाल